नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि किसान आंदोलन तेजी के साथ फैलता जा रहा है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी है। लेकिन मोदी सरकार पर ऐसा कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है कि शायद ये नाक का सवाल होगा या फिर कारपोरेट का दबाव इतना ज्यादा है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सवाल उठता है कि ऐसे में स्थितियां क्या बनेंगी। एक तरफ किलेबंदी हो रही है, दूसरे तरफ किसानों का आंदोलन पैर पसारते जा रहा है, जड़ें उसकी गहरी होती जा रही हैं। तो ये आखिरकार स्थितियां कहाँ ले जा रही हैं हमको। आज इसी सब को समझने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी। उनसे समझेंगे कि क्या स्थितियां बन रही हैं किसान आंदोलन को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है देवेंद्र जी कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि जो माहौल बन गया है जिसमें 11 दौर की वार्ताओं के बाद अब बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है। किलेबंदी हो रही है, सड़कों पर कीलें ठोकी जा रही हैं, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, बिजली पानी बंद कर दी गई है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है। और सरकार की कह जरूर रही कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का कोई माहौल नहीं बन रहा है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन फैलता जा रहा है। इसको आप किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? किसानों का जो आंदोलन जिसका रिसर्जेंस हमने देखा है अभी हाल में लाल किला के सैड एपिसोड के बाद, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो रिबाउंड पे वापस आ रहे हैं या रीग्रुपिंग हो रही है, या जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आंदोलन फैलता जा रहा है। उससे तो स्पष्ट है कि किसान जो हैं बड़े उनका दृढ़ संकल्प है कि वे वो तीनों बिलों को वापस लेकर ही मानेंगे, वापस करवा कर ही लेकिन जो आपने कहा है कि सरकार का अड़ियल रवैया जो है, वो उस एक दोनों का जिस तरीके से आज स्टैंड ऑफ है, वो एक डेडलॉक के तरफ इशारा करता है। और हालाँकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बातचीत जो है वो सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल दूर की दूरी है। तो लेकिन जैसा और भी आपने इशारा किया या स्पष्ट है सारी दुनिया के सामने कि जिस तरीके से किलाबंदी हो रही है, वो एक अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं मूवमेंट को और ये क्राइसिस को, और वो भी एक डेमोक्रेसी में। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन किसानों का जो रोष है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये वाक़ई ही चिंता का विषय है। मैं पहले थोड़ा-सा किसान आंदोलन पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अब किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए। दूसरी जगह भी पंचायतें, महापंचायतें वगैरह हो रही हैं। आपने कई किसान आंदोलन देखे हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह से विस्तार ले रहा है, अलग तरह से जड़ें पकड़ रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? कितना मजबूत है ये पिछले आंदोलनों के मुकाबले और कितना भिन्न है? देखिए, मुझे याद है बहुत साल पहले, कई दशक हो गए हैं, तमिलनाडु से नारायण स्वामी साहब ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, और वो जो मूवमेंट था जब वो पंजाब में पहुंचा था, तो मुझे इसका एक अभी तक स्मरण है उस बात का कि देखिए, जब किसानों का इशू एक हो, जब उनका जो मुद्दा है वो एक क्लियर हो कि संकट चाहे तमिलनाडु में हो चाहे पंजाब में हो, दोनों का संकट अगर एक जैसा ही हो, तो मुझे उस समय याद है कि आप देखिए भीड़ बैठी है गर्मी में, और पहले जो किसान नेता नारायण स्वामी साहब बोलते हैं, वो अपनी तमिल में बोलते हैं। फिर एक पंजाब के सज्जन इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं, और फिर एक और सज्जन जो है उसको इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेट करते हैं। आप ये देखिए, स्टेज पर जब ये एक्टिविटी चल रही हो और किसान शांति से बैठे, मुझे अभी तक याद है कि किसान जिस शांति से बैठे थे वो उसमें से उठे नहीं। हालांकि ये बहुत पेनफुल होता है, आप भी मानेंगे कि 3 भाषाओं में जब ट्रांसलेशन होती है तो जो ऑडियंस है उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली गड़बड़ा जाता है। लेकिन वहां पर मैंने देखा वो बैठे रहे, और उस समय मैं पत्रकार था, इंडियन एक्सप्रेस में मैं एग्रीकल्चर कॉरेस्पोंडेंट था। तब मैंने आके लिखा था कि किसानों का मूवमेंट की ये शुरुआत है, क्योंकि जो अगर किसान इतना पेशेंस दिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनकी पीड़ा जो है वो, और उनका जो गुस्सा है वो एक जैसा जो वेवलेंथ है उसको बिल्डअप करता है वो।
अब जो आज आपने आंदोलन की बात की है, जो हो रहा है 70 दिन तो दिल्ली के आसपास ही हो गए हैं। अगर हम उससे पहले देखें तो कम से कम 3 महीने उससे पहले भी वो लगातार पंजाब में, हरियाणा में रेल रोको या टोल टोल जो टोल हैं, उसको इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। यानी अलग-अलग तरीके से इनके किसानों के जो तरीके थे प्रोटेस्ट के, तो इतने महीनों से अगर प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है या किसान और मजबूती से आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि ऐसा आंदोलन मैंने तो खैर अपने कार्यकाल में नहीं देखा। और मेरा मानना है कि अगर मैं दुनिया का भी एक आंकलन करना चाहूँ, तो मैंने दुनिया में भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा जो इतने महीने चला हो, जहाँ अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये आंदोलन जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा या किसान जो हैं वो थक गए हैं या फटीग आ गया है। ये सब बातें जो अक्सर कही जाती हैं, वो इसमें नहीं दिखाई दी जा रही हैं। इसका मतलब कहने का कि कोई बहुत ही जबरदस्त गुस्सा होगा किसानों के अंदर ओवर द जी डिकेड्स जो हुआ है, जिसके करके आज किसान मजबूर है उसको ये लगता है कि ये लाइफ एंड डेथ का इश्यू है। तो मुझे जी लगता है कि ये जो आंदोलन है, इसके इसके परिणाम जो हैं वो जो है पॉजिटिव हों, हम सब एक्सपेक्ट करते हैं और ये आशा करते हैं कि ये दोनों साइड्स, चाहे वो सरकार हो या किसान हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और इस बात को कोई ऐसा एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकले जिससे कम से कम ये लोग वापस अपने-अपने घरों में लौट जी। सकें। देवेंद्र जी, पहले ये कहा जा रहा था कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, फिर हरियाणा को जोड़ दिया गया, कहा कि पंजाब हरियाणा का आंदोलन है। लेकिन आज आप इसको क्या कहेंगे? क्या ये एक राष्ट्रीय स्वरूप अख्तियार कर चुका है? आपको लगता है कि पूरे देश में इसकी खलबलाहट है? अगर बहुत हिस्सों में उस तरह के प्रदर्शन नहीं भी दिख रहे हैं, तो किसान उद्वेलित हैं और जो कुछ भी दिल्ली के आस-पास हो रहा है, उससे जुड़े हुए हैं। देखिए, ये कहना पहले भी मैंने शुरू में कहा था कि ये कहना कि ये पंजाब का आंदोलन है या हरियाणा का आंदोलन है और अब तो ये उत्तर प्रदेश में जिस गति से बढ़ रहा है, तो वो क्योंकि वो अलग एक हिंदी बेल्ट का हिस्सा है, उसको भी पॉलिटिकली उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे उसको सोचकर बहुत से उसमें एनालिसिस हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्ट करना कि सारा देश के किसान जो हैं वो दिल्ली आ जाएँगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली इतनी कड़ाके की ठंड में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो लोग दिल्ली आके उस सर्दी को सह पाते। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो ये आंदोलन है अपने-अपने प्रदेश में ये फैल रहा है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि ब्लॉक्स में मीटिंग हो रही है, कई महापंचायत जो हो रही है सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो रही हैं। लेकिन मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में भी महापंचायत शुरू हो गई हैं। तो वहाँ पर राजस्थान में, उत्तराखंड में। जी, जी, राजस्थान, उत्तराखंड, इवन कर्नाटका में देख रहा हूँ वहाँ महापंचायत का नाम नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ भी बड़ी-बड़ी बैठकें हो रही हैं। तमिलनाडु में, आंध्रा में, तो कहने का मतलब ये है कि ये अब आस्ते-आस्ते फैलता जा रहा है क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है एक्चुअली। मुकेश जी, प्रॉब्लम ये थी जैसा कि शरद पवार जी ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में बोलते हुए जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे कि 71% देश के जो किसान हैं उनको पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है। उनको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जिन किसानों को कई दशकों से ये नहीं पता था कि एमएसपी उनको नहीं मिलने से उनको क्या नुकसान हो गया है, तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सडनली एक दिन में खड़े हो जाएँगे, समझ पाएँगे कि एमएसपी से उनको नहीं मिलने से क्या नुकसान हुआ है और इसीलिए वो आस्ते-आस्ते उन तक जब तक ये बात जा रही है, वैसे-वैसे आप देख रहे हैं कि सारे देश में वो इश्यू फैलता जा रहा है। तो ये हम मान के ना चलें कि क्योंकि पंजाब, हरियाणा में ही गुस्सा ये ज़्यादा शुरू में नज़र आया था, तो देश के किसान जो हैं वो इससे बिल्कुल अनिभिक क्या कहते हैं आप हिंदी में? बिल्कुल कटे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है उदासीन कि है, जैसे तटस्थ हैं या जी। जैसे-जैसे उनको समझ आएगा ये आप देखेंगे बिल्डअप अभी और होगा और अभी सीज़न भी जो है सर्दी का हटता जा रहा है, तो आप देखेंगे किसान जो हैं मैदान में अभी और आएँगे। ये बताइए कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बहुत सारी बातें कही गई, खालिस्तान से जोड़ दिया गया, टुकड़े-टुकड़े गैंग से जोड़ दिया गया। अभी शाहीन बाग का नाम आज पार्लियामेंट में लिया गया कि इसको शाहीन बाग ना बनने दिया। तो ये इसका क्या उल्टा असर पड़ रहा है लोगों पर और उनके संकल्प में वृद्धि हो रही कि आप मुझे अगर इस तरह से लेबल करोगे तो मैं और ज्यादा इस आंदोलन से जुड़ूंगा। उल्टा पड़ रहा है दांव। वो तो हम देख ही रहे हैं
कि लाल किले के एपिसोड के बाद भी हमने देखा है कि भाई गुस्सा किसानों को कैसे बढ़ रहा है। उनको मालूम है कि उनको बदनाम किया गया है। अधिकतर जो बातें हो रही हैं वो ये है कि वो किसान जो हैं, अधिकतर किसान जो हैं बड़ी शांतिप्रिय तरीके से अपना जो ट्रैक्टर मार्च था वो पूरा करके आ चुके थे। कुछ ही लोग थे जिसमें आप जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, और वो उसके करके अभी उसके ऊपर इंक्वायरी की डिमांड भी कर रहे हैं किसान, कि ऐसा क्यों हुआ कि आप किसान, कुछ लोग सडनली आप देखते हैं लाल किले के प्राचीर तक पहुंच जाते हैं, जबकि इतना सिक्योरिटी का इलाका है वो। तो ये सब बातें उठ रही हैं, लेकिन किसानों को ये समझ आ रहा है आस्ते आस्ते कि उनको जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, या उनके ऊपर जो ये लांछन लगाए जा रहे हैं कि वो अर्बन नक्सलाइट्स हैं, या कि खालिस्तानी हैं, या जैसे आपने और कहा कि एंटी नेशनल हैं, ये सब बातें जो है वो उसको देखते किसानों को ऑब्वियसली हम मानेंगे कि जिस जिस किसान ने आज देश को उसकी थाली परोसी है, अगर उसी पे हम इल्जाम लगाते हैं कि ये देश विद्रोही है, तो उसको गुस्सा तो कभी ना कभी आएगा ही, और वही गुस्सा जो है वो देश के सामने प्रकट हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर हम अभी भी उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे के लिए संकेत अच्छे नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जबकि 50% पॉपुलेशन जो है खेती से जुड़ी हुई है, और जो हम जानते हैं कि अगर आज इंडिया एक एक पोजीशन पे पहुंचा है सेल्फ सफिशिएंसी की खेती में, यानी आत्मनिर्भरता खेती में आई है, तो वो बेसिकली स्टार्ट तो पंजाब हरियाणा से ही हुई थी, अगर आप भूले ना उस बात को। बिल्कुल। वही पंजाब हरियाणा जिन्होंने हरित क्रांति देश को दी, जिन्होंने भूख के कटोरे से देश को निकाला, आज हम अगर उसी को आज हम कहते हैं कि वो खालिस्तानी है या देशद्रोही है, तो उनको तो दुख लगेगा ही ना, उनको तो चोट लगेगी, और वो चोट जो है वो उससे ऑब्वियसली उसके खिलाफ खड़े होंगे और देश को बताना चाहेंगे कि हम देशद्रोही नहीं है। और ये राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि किसानों का या सिख कौम का इतना कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी में और आज़ादी के बाद भी, कि उसको कभी हम उसका निरादर नहीं कर सकते हैं, और उनको तो हमें सम्मान देना ही चाहिए। मैं सोचता हूं कि शायद राजनाथ सिंह की बात है, वो सारा देश इसको समझे और ये जाने कि किसानों की कंट्रीब्यूशन, या अगर हम पंजाब के किसानों को भी देखते हैं, वो इतनी जबरदस्त रही है, ऐतिहासिक रही है, कि देश को कभी भूलना नहीं चाहिए। जी, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हो रही हैं, चाहे वो रिहाना की हो, ग्रेटा थनबर्ग की हो, या पहले भी कनाडा के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के सांसद, अमेरिका के सांसद, यूरोप के बहुत सारे संगठन इसके साथ आए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका कितना दबाव सरकार पर पड़ सकता है और ये कितना आगे ले जा सकता है इस आंदोलन को? मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ मुकेश जी। मैंने शुरुआत में भी ये कहा था कि ये पॉलिटिकल जो दबाव की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा-सा नज़रअंदाज करें और हम देखें कि जो बात जो मैं बताता रहा हूँ, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या मतलब है, वो ये है कि जो भारत के किसान एक्चुअली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो मूवमेंट जिसको माँग कर रही है, उसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। उसकी जो गूंज है आप देखेंगे आस्ते-आस्ते सारी दुनिया में आएगी। उसका कारण ये है कि सिर्फ भारत के किसान नहीं हैं जिनको ये जो ढांचा है प्राइसेस का, या जो दाम मिलते हैं किसानों को, वो कितने डिप्रेस्ड होते हैं। ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं है किसानों का। ये सारी दुनिया में जो किसान हैं इससे बहुत पीड़ित हैं, और वहाँ भी भयंकर एग्रेरियन क्राइसिस है। मैंने उदाहरण दिया है हर बार कि अमेरिका में देख लें, यूरोप में देख लें, कनाडा में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, या और जो अमीर देश हैं उनमें भी अगर हम देख लें, तो आज वहाँ का किसान पिस रहा है, और वहाँ का भी एग्रेरियन संकट, कृषि संकट बहुत भयावह है। वो इसका मैंने कई बार चित्रण दिए हैं, शायद आपके यहाँ भी आपसे पहले बात में बिल्कुल कहा है, होगा। बातचीत हुई है, आप कहा जी, आपने बताया था। जी, अगर आप अमेरिका में देखें तो 425 बिलियन डॉलर का कर्जा आज उनके किसानों के सिर पर खड़ा है, और ये किसान मात्र 1.5% है किसान पूरे देश की पॉपुलेशन के बनिस्बत, अगर देखा जाए उसमें से जो इनका हिस्सा है, तो 1.5% पॉपुलेशन के लिए 425 बिलियन डॉलर का जो कर्जा खड़ा है। और वो हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि अगर मार्केट रिफॉर्म्स इतने अच्छे होते कि किसानों की आय बढ़ती, तो इतनी सब्सिडी मिलने के बाद भी अगर किसानों के सिर के ऊपर इतना गहरा और इतना भारी जो हम मानते हैं जो संकट है, या उसके सामने जो कर्जा है, उससे साफ पता चलता है कि खेती में जो किसान जुड़े हुए हैं उनका व्यवसाय कितना कठिन है उन देशों में। ये भी हम जानते हैं कि अमेरिका में जिस गति से किसान खेती छोड़ के बाहर निकले हैं, वो ही एग्जाम्पल जो है वो यूरोप में फॉलो हुआ, और वही एग्जाम्पल शायद अब हिंदुस्तान में भी फॉलो हुआ, क्योंकि हमने प्राइमरीली वही पॉलिसीज हम लेके भारत में आ रहे हैं, और उसी लिए किसान चिंतित है। तो इसके इम्प्लीकेशन देखिए,
जब हम हमारे किसानों को जो ये मांग कर रहे हैं कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम अश्योर्ड प्राइस जो है वो सब फसलों पे मिले, अगर ये मान लीजिए हाइपोथेटिकली आज की तारीख में कि ये सरकार इस बात को मान लेती है, अगर इस बात को मान लेती है तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में अमेरिका के किसान, यूरोप के किसान भी ये बात अपनी सरकारों पे पुश करेंगे कि उनको भी एक मिनिमम अश्योर्ड प्राइस मिले। मुझे अभी हाल में ही नदर्न आयरलैंड के किसान नेताओं ने मुझे लिखा है और मुझे उन्होंने बोला है कि हम भी अपनी सरकार को ये कह रहे हैं कि हमें भी एक मिनिमम अश्योर्ड प्राइस जिसमें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो, वो हमें भी दिया जाए। देखिए बात अब चलनी देवेंद्र इसलिए जी, शुरू हो रही आपने है कि बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको रोक रहा हूं लेकिन बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन हो रहा है, दरअसल वो केवल हिंदुस्तान के किसानों के लिए वर नहीं हो रहा है, वो पूरी दुनिया भर के किसानों में जागृति पैदा कर रहा है और वो अपने यहाँ भी इस तरह से अपनी सरकारों पर दबाव डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन भारत से फैल रहा है। ये आपने इसी बात को, जिस बात को आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैंने आपसे कहा कि देखिए कुछ ही दिनों में अगर नदर्न आयरलैंड के किसान आज ये लिख रहे हैं, तो मैं ये भी देख रहा हूँ क्योंकि बहुत से जो किसान आज उसमें हैं, आपसे कनेक्शन है उनका या कनेक्ट कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि भारत से हमें सबक मिल रहा है कि जो चीज़ हम इतने दशकों से नहीं कर पाए, वो अब हमें हिम्मत आ रही है क्योंकि हम अब ये कह सकते हैं कि एक देश है जिसने ये रास्ता दिखाया है। तो मेरा तो ये कहना रहा है हर जगह कि भारत सरकार अगर इस बात को मानती है, तो वो एक देश के लिए ही ऐतिहासिक क्षण नहीं होगा, बल्कि सारी दुनिया के लिए एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर देगी जिसमें बहुत उथल-पुथल भी होगा। क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक डिज़ाइन है दुनिया में, जो जिसको हम वैल्यू चेन्स के कहते हैं, उसके कि इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स हैं, उस वैल्यू चेन्स में अगर आप देखें तो जो छोटा किसान है या जो किसान है या जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसका दोहन है सारी दुनिया में। मैं आपको 2 उदाहरण दूँगा और वो मुझे लगता है कि वो इलस्ट्रेट करते हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी है खेती में, वो कितनी अनसक्सेसफुल रही है। अब देखिए चॉकलेट इंडस्ट्री की हम बात करें, चॉकलेट तो आप भी शौक से खाते होंगे और मैं जानता हूँ हम सबको जब बाँटते हैं बच्चों को, तो हम चॉकलेट ही ज़्यादा गिफ्ट करते हैं या कोशिश करते हैं। चॉकलेट की इंडस्ट्री $212 बिलियन की इंडस्ट्री है, उसका टर्नओवर इतना है। जब मैं चॉकलेट कह रहा हूँ तो मैं कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री की बात करता हूँ जिसमें चॉकलेट का बहुत बड़ा शेयर है। और आपको हैरानगी होगी जान के कि अभी एक स्टडी आई है जो ये कहती है कि जो उसका प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल का, वो है जिसको हम कोकोआ बीन्स कहते हैं। कोकोआ बीन से ही चॉकलेट बनती है और कोकोआ बीन्स के किसान जो हैं वो अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में बहुत से जो मेजॉरिटी किसानों की है वो इन एरियाज में होती है। और उनकी जो अभी एक हाल में ही 2020 में एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है कोकोआ बैरोमीटर 2020। कोकोआ बैरोमीटर जो रिपोर्ट है उसमें आंकलन है कि कैसे जो फार्मर्स हैं कोकोआ के, उनका क्या हाल है। उनका ये कहना है मुकेश जी कि एवरेज इनकम जो है कोकोआ फार्मर्स की, वो $1.3 यानी ₹100 से कम है रोजाना। ओह! आप देखिए जिसमें $212 बिलियन की इंडस्ट्री, और जो किसान हैं जो पैदा कोकोआ, उनको ₹100 भी नहीं मिलते हैं दिन के। अब बताइए मुझे ये कौन-सी मार्केट इकोनॉमी हुई है? मैं इसलिए मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो चॉकलेट की इंडस्ट्री का जो कोकोआ है, ये बेसिकली कमोडिटी ट्रेडिंग, वायदा बाजार में इसकी ट्रेडिंग होती है। जहाँ पर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वायदा बाजार में फ्यूचर्स जो मार्केट है, वो किसानों को अच्छा दाम देती है। ये देखिए आपके सामने है एक एग्जांपल, और उसमें नेस्ले जैसी कंपनी कह रही है कि हम इसका समाधान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अकेले के हाथ में नहीं है। और दूसरा देखिए आप कॉफी की इंडस्ट्री देख लीजिए। कॉफी का जो व्यापार है वो $102 बिलियन का है दुनिया में, और ये कमोडिटी ट्रेडिंग आप शिकागो में हो या न्यूयॉर्क में हो, ये होती है। और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग जो उसमें होने के बावजूद भी अभी एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है अमेरिका से, जिसको लीड कर रहे हैं या जिसके ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो कॉफी ग्रो करते हैं, कॉफी बीन्स को ग्रो करते हैं, उनकी जो इनकम है वो यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक की जो मिनिमम पॉवर्टी की रेशियो है ना, पॉवर्टी की इनकम है रोजाना की, $1.9 से भी कम उनकी इनकम है। ये देखिए कॉफी का व्यापार इतना लुक्रेटिव, वो चॉकलेट का व्यापार इतना लुक्रेटिव है, लेकिन किसानों की दुर्दशा मैंने आपके सामने व्यक्त की है। इसका मतलब साफ है कि ये जो मार्केट डिजाइन है,
एग्रीकल्चर में, इट हैज फेल्ड टू प्रॉप अप फार्मर्स इनकम। और यही हमारे देश के किसान डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए, एक बात मैं आपसे इसमें ऐड कर दूं, आप इमेजिन करिए कि अगर चॉकलेट के कोकोआ के किसान, चॉकलेट जिससे प्रोड्यूस होती है, या कॉफी बीन्स जो प्रोड्यूस करते हैं किसान, अगर उनको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता होता, तो आज देखिए उनकी उनकी जो लाइवलीहुड है कितना इकोनॉमिकली वायबल होता। तो मिनिमम जी सपोर्ट प्राइस का अब दुनिया में जा रहा है कि मिनिमम जो वैल्यू चेन्स हैं उसमें ये नहीं कि भाई ट्रांसपोर्टर ने कितना कमाया, रिटेलर ने कितना कमाया, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक उसमें मिनिमम अश्योर्ड इनकम जो है किसान की या प्राइमरी प्रोड्यूसर की, वो उसमें होनी चाहिए। उसी के ऊपर सारा बेस ऑफ कॉफी जो वैल्यू चेन है, या चॉकलेट की है या और क्रॉप्स की है, तब तो कोई उसका फायदा होगा, वरना दुनिया उसी उसी स्पीड में चलेगी कि किसान पिसता रहेगा और व्यापार बढ़ता रहेगा। जी, लेकिन ये जो हमारी सरकार की दिमाग में ग्रंथि बनी हुई है, एक कारपोरेटीकरण करना है। अभी भी जो प्रतिक्रिया आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार को लेकर, वो उस पर अटैक कर रही कि ये एजेंडा इसमें है, कोई जो भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और ये जो सुधार हैं उसको लागू करने के प्रति सरकार ने, राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने कई बार अभी हाल-हाल तक कमिटमेंट दिखाया है। तो आपको लगता है कि उनका इरादा बदल सकता है? जब तक कि बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े, तो अभी तक हिलती-डुलती सरकार दिख नहीं रही है। देखिए, ये बातें बिल्कुल आपने ठीक कही हैं कि भई एक तरफ सरकार पत्थर के जैसे खड़ी है, रॉक ऑफ जिब्राल्टर जो है कि हम नहीं एक्सेप्ट करते कि भई इससे नुकसान होगा, और एक तरफ किसान कह रहे हैं। लेकिन जो असली मुद्दा आपने उठाया है कि भई जो प्रेशर है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा, ये तो एक बात जो है इम्पोर्टेंट है में देखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इससे इम्पोर्टेंट ये है कि देश में व्यापक चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म बने, या उसमें एक जिसको कहते हैं ना एनवायरनमेंट बने, जिसके अंदर वो व्यापक चर्चा हो पाए कि इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आज तो देखिए, टेलीविजन पे हम देखते हैं तो एक तरफ की ही बात होती है, और अगर दूसरी तरफ की बात कोई आते भी हैं, बुलाए भी जाते हैं, या मेरे जैसे लोग भी उसमें होते हैं, तो हमें समय नहीं मिलता उस बात को रखने के लिए। तो ये कहने का मतलब, अगर मेन लाइन मीडिया इस तरीके से अगर ट्रीट करता है, तो ऑब्वियसली जो जो सरकार का सोच है उसी को बिल्डअप कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं। देखिए, सरकारें भी बहुत बार अपनी अपनी जो भी उनको अपना लगता है कि इसमें फ्लॉज हैं, उसको एक्सेप्ट करती हैं, और उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर नया समाधान भी हो सकता है, कोशिश होती है, और दुनिया में देखा गया है सब ऐसा हुआ है। देखिए, आप ये ना भूलें कि जब आरसीईपी ट्रीटी, जो हम मानते हैं कि आज दुनिया में बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग ब्लॉक बन जाता है पैसिफिक कंट्रीज का और एशियन कंट्रीज का। आरसीईपी क्या था कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रीटी थी, जिसमें जी 16 देश थे। और उसमें मुझे याद है हमारे देश में ही बहुत से इकोनॉमिस्ट बता रहे थे कि इसको ज्वाइन करना चाहिए, बिजनेस मीडिया भी हमारा कह रहा था ज्वाइन करना चाहिए, अगर हम इसको नहीं ज्वाइन करेंगे तो हम वंचित रह जाएंगे एक बहुत बड़े अवसर से। ये सब बातें हुई, लेकिन देखिए, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया कि हम उससे पुल आउट करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, और उसमें वन हैज टू शो पॉलिटिकल करेज टू एक्चुअली टेक सच ए पावरफुल स्टेप, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, क्योंकि उनको ये समझ आया कि ये इससे डेयरी सेक्टर या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये भी एक प्राइमरी एक फोकस था। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब हमारी लीडरशिप अगर ऐसा इतना इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक स्टेप ले सकती है, जो कभी अक्सर इतना होता नहीं है, आप देखें कंट्रीज को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने टीपीपी ट्रीटी को उठा के फेंक दिया था, या कहा था हम उसमें नहीं ज्वाइन करेंगे, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी आरसीईपी को नहीं ज्वाइन किया। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि हमारी सरकारें जो हैं लोगों की बात सुनने में सक्षम हैं। लेकिन अगर हम उसका माहौल एक क्रिएट करें, डिबेट के लिए माहौल क्रिएट करें, मुझे लगता है कि उससे बहुत सी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ डेमोक्रेसी। अभी संसद में बहस होनी है 15 घंटे की कृषि कानूनों पर। आपको लगता है कि सरकार के लिए एक अच्छा मौका है, इस बहस का इस्तेमाल करके वो पुल आउट कर सकती है, पीछे जा सकती है, और इनको कानून को रद्द करके और एक चर्चा और बातचीत के जरिए नए कानूनों की तैयारी कर सकती है। ये लचीलापन दिखाए तो ये जो जंग बंदी जैसी स्थिति बन रही है, वो खत्म हो सकती है।
मेरा मानना है कि इसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक तो बहुत अच्छी बात है कि 15 घंटे का डिस्कशन होगा, जैसा आपने कहा पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर एक दिक्कत आ जाती है, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि वहां पर एक प्रेस्टीज का इश्यू बन जाता है। और हम जानते हैं कि रूलिंग पार्टी उसको बिल्कुल चाहेगी, क्योंकि उनके नंबर्स उनके पास हैं। तो उसमें अंत में आप देखेंगे कि वो ही जो डोमिनेंट थिंकिंग है वो आगे चलेगी या दिखाई देगी हमें। क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है। तो क्यों ना हम एक काम और करें कि जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है उसके साथ साथ एक देश में भी हम एक ओपन डिस्कशन करें। क्यों नहीं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, क्यों नहीं क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी में, फार्मर्स के साथ स्टेक होल्डर्स डायलॉग हो, या कहने का मतलब मीडिया में डायलॉग क्या हो, आपको लगता या है इसकी गुंजाइश है, जिस तरह की पोलराइज्ड सोसाइटी में हम पहुंच गए हैं, जहां पर एक तरफ भक्त हैं और एक तरफ देशद्रोही हैं, बीच का जो स्पेस है वो लगभग खत्म कर दिया गया है, संवाद की गुंजाइश ही खत्म कर दी गई। मैं आपके साथ सहमत हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संवाद की जो गुंजाइश है वो खत्म ही हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। मेरा कहना ये है कि जब देश में एक डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा, चाहे वो ठीक है एक सोच के जो लोग हैं वो उसी पॉइंट्स को दोबारा दोबारा हैमर करेंगे, लेकिन वो आम लोगों को वो जो है क्लैरिटी आती है उस चीज से। उनको समझ आता है कि भाई यहाँ पर कहाँ नुकसान है, कहाँ फायदा है। और मुझे लगता है कि वही चीज जो है वो पब्लिक ओपिनियन को बिल्डअप करने में मदद करता है। तो लेकिन आपको वो चीज। ये, जी सॉरी, मैं ये कह रहा था कि अब आपको ये तो दिख रहा है कि किसान इन कानूनों की वापसी के अलावा कोई कुछ भी के लिए राजी नहीं होंगे। ये फिलहाल पहला स्टेप है इस समस्या के समाधान का। वो भी इसलिए अड़ा हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार ये सोचती है कि उनकी प्रेस्टीज की बात है। अब जब आप ये मानते हैं कि हम 1.5 साल के लिए उसको सस्पेंड करने को तैयार हैं, फिर हमने एक कमेटी बना दी है जो उसको रिकमेंड करेगी, जो उसको कॉर्पोरेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप मान के चले हैं कि जो लॉज बने हैं, जिस तरीके से वो पेश किए गए हैं, उसमें फ्लॉज हैं। अगर उसमें कमियां हैं तो हम क्यों नहीं उसको वापस लेते और एक नई कमेटी बनाए, ऐसी जो कि कमीशन बनाए या जो भी बनाए, कि भाई एक ऐसी हो जिसकी रिकमेंडेशन के ऊपर लॉज नए बनाए जाए। तो ये तो कोई गलत नहीं है ना। तो इस बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात पे ज्यादा वो होना चाहिए। एक जैसा आपने कहा कि एक ऐसा संकल्प दिखाएं कि हम तो मानेंगे नहीं, लेकिन देश के हित में आफ्टर ऑल हम ना भूलें कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो व्हेन यू रिप्रेजेंट पीपल, आई थिंक यू हैव टू हियर द पीपल। आप किसान आंदोलनकारी से क्या कहना चाहेंगे? वो क्या आपको लग रहा है कि वो सही रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? एक दो कोई आपको खामियां दिखी हो जो उनके लिए पॉइंट आउट करना जरूरी है? देखिए किसी भी आंदोलन में, चाहे किसानों का हो या लेबर का हो, वर्कर्स का हो, जिसका भी हो, मेरा तो एक ही सुझाव रहता है कि आप शांति शांति बनाए रखिए। और शांति प्रिय आंदोलन ही है जो आगे चलते हैं। और जिस दिन आपने वायलेंस को हथियाया या वायलेंस के रास्ता लिया, तो वो जितने भी आंदोलन है वो टूट जाते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ कमजोरी। किसी भी आंदोलन में जब कमजोर आंदोलन होता है तो वो ये ऐसे रूट्स की तरफ लेता है। लेकिन अगर हम शांति प्रिय तरीके से अपनी आवाज को रखते हैं तो मुझे लगता है कि उसका बहुत लंबा और उसका मैसेज जो है समाज में वो बिल्कुल ठीक रहता है, सपोर्ट करता है समाज, जब तक वो शांति प्रिय रहे। तो हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये शांति प्रिय रहेगा, चाहे जितनी भी आपको प्रोवोकेशन हो, लेकिन आप शांति से अपनी बात को रखें। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन बड़ी तेजी से फैल रहा है, और अगर आप ये सोचते हैं कि वो थक कर हार कर वापस लौट जाएंगे तो इसकी संभावना नहीं है। बेहतर यही होगा कि सरकार लचीलापन दिखाए, किसानों का सम्मान करे और इस कानून को फिलहाल खत्म करे, और आगे के लिए जो प्रक्रिया है, बातचीत के जरिए अगर कुछ परिवर्तन करने हैं तो वो शुरू की जा सकती है। देवेंद्र जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? यही रास्ता बचता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए किसी घर में भी जब मतभेद होते हैं तो जो बड़े होते हैं घर के, उन पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका हृदय बड़ा होना चाहिए, वो उसको माफ भी करें और उसको साथ में उसको मौका भी दें कि वे अपनी बात को सामने रखें। तो अगर ये देश की हम हित की बात करें तो देश में भी जो सरकार है वो बड़ी है। हम सरकार को चाहिए कि थोड़ा जैसे आपने कहा लचीलापन दिखाएं और एक्सेप्ट करें कि भाई हमारे जो किसान कह रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हीं के बेनिफिट के लिए ये लॉज लाए जा रहे हैं। तो अगर वही ना खुश हैं तो जिस चीज से वो खुश होते हैं उसके प्रति हम बैठकर चिंतन करें, मंथन करें और फिर हम उसके ऊपर लॉज बनाएं। मुझे लगता है कि रास्ता यही है। और और सरकार को किसानों ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये किसान आंदोलन से उनको राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, बड़े पैमाने दूसरा
संतोष होगा तो आने वाले चुनाव में उसको भुगतना पड़ेगा। एक और बात भी है मुकेश जी, ये आपने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। ये भी समझना चाहिए कि अगर आपने किसानों की बात सुनकर उनकी डिमांड को जो इनकॉर्पोरेट किया या उनके कहने के हिसाब से अगर आपने नए लॉज़ बनाए जो कि किसान आज माँग रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक लीगल इंस्ट्रूमेंट हो या उसका कानूनी अधिकार बनाया जाए फसलों के लिए, तो ये भी मानिए कि ये सरकार के लिए एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी होगी कि आप आने वाले सालों में देखेंगे कि सरकार जो है इतना बेनिफिट लेगी या इतना सपोर्ट लेगी किसानों से। मुझे लगता है कि वो सरकार जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का जो डर होता है उस डर से बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। यही किसान उनके सपोर्टर बन जाएंगे और ऐसे सपोर्टर बन जाएंगे कि शायद बहुत सालों तक हम मानेंगे कि भाई ये सरकार के ऊपर किसानों का विश्वास रहेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छे से आपने इस आंदोलन के और सरकार के रवैये पर अपने विचार रखे और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन्हें भी इस आंदोलन को समझने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।